हेलो दोस्तों, मैं सी राजीव खंडेलवाल वेबटेल से। और आज हम बात करेंगे 43B में जो अमेंडमेंट आई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी फार रीचिंग उसके इम्प्लीकेशंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप उन पे भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि रेलेवेंट पॉइंट्स जैसे जैसे कोई लाइक इस वाले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्शन पॉइंट्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, और जो बायर्स ऑफ एमएसएमईज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो बेसिक्स ऑफ अमेंडमेंट है 43B की, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ और भी अलग वीडियोस हैं। सो एक्शन पॉइंट्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अगर आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हैं तो आपके लिए क्या एक्शन पॉइंट्स हैं, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अवेयर होना चाहिए कि अब अबाउट दिस सेक्शन और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं आपके कस्टमर के टैक्स लायबिलिटी पे, जिसकी वजह से बहुत उम्मीद है कि वो आपको टाइमली पेमेंट कर देगा, और नहीं करता तो आपको क्या करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको, और अपना स्टेटस है कि मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस प्रोवाइडर वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको इनवॉइस पे, परचेज ऑर्डर्स वगैरह पे, इन सब पे मेंशन कर देना चाहिए। और जो इससे ज़्यादा और आगे बढ़ के आपको एक और काम करना चाहिए। इनवॉइसेस पे है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी आपको जो आपका एमएसएमई स्टेटस है कि आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज हैं, वो आपको मेल, रजिस्टर्ड लेटर्स एक्सेट्रा के थ्रू अपने जो बायर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। और ऑल्सो इंश्योर कि ऑब्वियसली आप तो चाहोगे कि पेमेंट ड्यू डेट पे मिल जाए, तो जागरूक आप अपने बायर्स को कर दीजिए कि अगर टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो उनकी डिसअलाउंस हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न में। तो बहुत ज़रूरी है कि वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपको पेमेंट कर दें, और टाइम पे भी कर दें, ड्यू डेट पे। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो अगर डिसअलाउंस की बात ना हो तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। जो बैंक रेट है उसका 3 टाइम्स, 6.75% के रेट से ऑफ इंटरेस्ट है बैंक रेट का, उसका 3 टाइम्स विद मंथली कंपाउंडिंग उनको पे करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप उनको अभी से आगाह कर दीजिए, ताकि उनको बाद में दिक्कत ना हो, और आपकी पेमेंट भी टाइम पे आ जाए। और अगर आप समझाते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते, कुछ लोग होते हैं नहीं मानते, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप एमएसएमई समाधान पोर्टल है, वहाँ पे जाके गवर्नमेंट पोर्टल एक बना रखा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये पोर्टल है समाधान.msme.gov.in। यहाँ जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन कर रखी हैं। स्टेटस अगर आप देखेंगे 1.73 lakhs एप्लीकेशंस ऑलरेडी बीन फाइल्ड हियर, और उसमें से जो म्यूचुअली सेटल हो गया 16,000 के करीब हैं। और बाकी और स्टेटिस्टिक्स है जिसको आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी है आपके पास कि यहाँ जाके आप कंप्लेन कर दें, और गवर्नमेंट अपने तरीके से इसको देखेंगी एप्लीकेशंस को, और रिजॉल्व किया जाएगा। म्यूचुअली सेटल हो जाता है, अच्छी बात है। अदरवाइज जो काउंसिल वगैरह हैं वो इसमें अपनी राय देंगे, बताएंगे क्या करना है। तो ये तो हमने देख लिया पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो वेंडर्स हैं, एमएसएमई वेंडर्स, जिनको 43B एप्लीकेबिलिटी की वजह से फायदा हुआ है। अब हम आ जाते हैं एमएसएमई बायर्स, जो खरीद रहे हैं एमएसएमई एंटरप्राइजेस से, पर्टिकुलरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से। उनके लिए क्या एक्शन पॉइंट्स हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिसअलाउंस हो जाएगा। जो जो परचेज का अमाउंट है पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पेमेंट नहीं करेंगे, और टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाएगी। तो जो बायर्स हैं उनके लिए क्या चेकलिस्ट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले चेक द एमएसएमई स्टेटस ऑफ द वेंडर्स। और इसके लिए अगर अभी तक आपने काम नहीं किया है तो आगे के लिए आप ऐसा काम कर लीजिए कि आपको अलग से काम ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें जो हमारे जो सप्लायर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हमारा अकाउंटिंग पैकेज, चाहे हम टैली यूज़ कर रहे हैं, बिजी यूज़ कर रहे हैं, या कोई और ईआरपी यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें बायर्स को अपने ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सेपरेट ग्रुप्स हमें बनाने पड़ेंगे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अकाउंट्स में, और विद ड्यू डेट्स उनके साथ जो हमारे एग्रीड हैं वो हमें उनके ग्रुप में बताना पड़ेगा। सेपरेट ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि उनके लिए जो बेनिफिट्स हैं ये ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि आपको शायद पता होगा। और जनरली जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो मेंशन्ड होता है इनवॉइस में, वहां से देख सकते हैं आप। और इसकी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी हो सकता है जब उसने इनवॉइस दी हो तब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन उसकी वैलिड हो,
लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली इनवैलिड हो गई हो या उसका टर्नओवर ज़्यादा बढ़ गया हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा जो उसका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है एमएसएमई के पोर्टल पे 31 मार्च 2024 को बाद में, और एक बार के लिए अभी भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपने इनवॉइसेस वगैरह पे मेंशन नहीं किया, तो आपको पता नहीं कि वो एमएसएमई सप्लायर्स हैं या नहीं, तो उस केस में बाकी जो भी आपके सप्लायर्स हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि वेरी लार्ज एंटरप्राइजेस हैं, वो नहीं होंगे एमएसएमईज, तो बाकियों को आप लेटर भेज सकते हैं, मेल्स भेज सकते हैं, आस्किंग देम टू डिक्लेयर द एमएसएमई स्टेटस। कॉपी ऑफ उद्यम सर्टिफिकेट आप उनसे ले सकते हैं। और अब अपने कैश फ्लोज इस तरह से प्लान करें कि पेमेंट्स आप बाय ड्यू डेट्स कर दें या विद इन द फाइनेंशियल ईयर तो डेफिनेटली कर दें, ताकि डिसअलाउंस की नौबत ना आए। इससे आपका इंटरेस्ट भी सेव होगा अगर आप ड्यू डेट्स पे पेमेंट करेंगे, और डिसअलाउंस की इशू भी नहीं आएगा। और याद रखने की बात ये भी है कि ज़रूर आप मेंशन कराएं जो इनवॉइसेस हैं या जो परचेज ऑर्डर्स हैं, उसमें मेंशन करें कि ड्यू डेट 45 डेज होगा, क्योंकि अगर मेंशन नहीं करेंगे तो इट विल बी प्रिज्यूम दैट ड्यू डेट इज 15 डेज। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। और पर्टिकुलरली जो ईयर एंड पेमेंट्स हैं, वहाँ हमको स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करी है तो ओके है, लेकिन अगर आपने चेक से पेमेंट करा है और चेक किसी वजह से, कोई टेक्निकल रीजन से भी, फंड्स हैं आपके पास लेकिन कोई टेक्निकल रीजन से, सिग्नेचर डिफरेंस की वजह से अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है, तो भी इम्प्लीकेशन वही रहेगी, आपका डिसअलाउंस हो जाएगा, जबकि आपके पास फंड्स भी थे, सब कुछ था। तो पर्टिकुलरली चेक्स के केस में और थोड़ा सा टाइमली पेमेंट कर दें, 31 मार्च की वेट ना करें, और वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह का एक अंडरटेकिंग आप जो भी आपके माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनसे ले सकते हैं, जिसमें आप पूछेंगे कि वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, टाइप ऑफ एंटरप्राइज क्या है, मेन कैटेगरी क्या है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं। और साथ साथ अपने मेल में, लेटर में ये भी कह सकते हैं कि भाई हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप टाइमली प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एक स्पेसिफिक डेट आप एक हफ्ते बाद की, 10 डेज या 14 डेज की बाद की डेट दे सकते हैं कि इस डेट तक अगर आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं आई, सो इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि आप एमएसएमई वेंडर नहीं है, और 43B का जो बेनिफिट है वो आपको अलाउ नहीं होगा। ये हमने देख ही लिया कि 45 डेज आप सब मेंशन कराइए इनवॉइसेज में, परचेज ऑर्डर्स एक्सेट्रा में, और स्पेसिफिक और बाकी चीज़ों के लिए भी आपकी एग्रीमेंट्स हो सकते हैं पार्टीज के साथ, आपको या वेंडर्स के साथ कर लेना चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और उसमें भी आप ड्यू डेट का भी मेंशन कर सकते हैं। जो 45 डेज से ज़्यादा अगर आप एग्री करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एमएसएमई एक्ट में 45 डेज ही अलाउड है मैक्सिमम पीरियड। और अगर फंड्स का इशू है तो उस केस में आप बिल डिस्काउंटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इस गवर्नमेंट का पोर्टल भी है जहाँ ये फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड की गई हैं, ताकि एटलीस्ट डिसअलाउंस ना हो। और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने रिस्पेक्टिव सीए से कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको इस बारे में और डिटेल में गाइड करेंगे। एमएसएमई स्टेटस ऑफ वेंडर चेक करने के लिए आपको गवर्नमेंट ने पोर्टल दे रखा है, वहाँ आप जाके इंफॉर्मेशन, उसका जो नंबर है वो फीड करके चेक कर सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं एज ऑफ डेट। इस तरह से उद्यम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन जो है, आप सर्टिफिकेट में देख सकते हैं, ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, नेम एक्सेट्रा आ जाएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, किस तरह का एंटरप्राइज है, वो स्मॉल है या लार्ज है या मीडियम है, वो सब भी आ जाएगा। स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो होगा ऑब्वियसली, लार्ज के लिए तो है ही नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है या सर्विस प्रोवाइडर है, ये इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से मिल जाएगी। ट्रेडिंग के केस में ऑब्वियसली यहाँ ट्रेडिंग लिखा होगा मेजर एक्टिविटी में, और यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ओनली। तो ये जो 43B का बेनिफिट मिलता है वेंडर्स को, एमएसएमई वेंडर्स को, ये ट्रेडर्स को नहीं मिलेगा एज ऑफ नाउ। डिस्कशन हो रहे हैं कि शायद इनके लिए भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी और उनको भी इसके अंदर ले आएगी, बट एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डिस्क्लोजर्स क्या क्या करने हैं एमएसएमई एंटरप्राइजेस को। कंपनीज एक्ट में जैसे कि आपको पता होगा कि एमएसएमई 1 फॉर्म फाइल करना होता है ऑन हाफ ईयरली बेसिस by 30th of April and 31st October for the first and the second half year of the year। और इसमें आपको डिस्क्लोज करना होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू एंड द रीजंस फॉर डिले। और
कई लोग शायद नहीं करते हैं, कई कंपनीज नहीं करती, कंपनीज को फाइल करना होता है, नहीं करती। लेकिन ध्यान दे लें कि इसकी पेनल्टी ऑफ नॉन कंप्लायंस भी 20,000 रुपीज़ है, और अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है तो उसमें कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी लायबल फॉर अ फर्दर पेनल्टी ऑफ ₹1,000 पर डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 लाख। तो काफ़ी ह्यूज पेनल्टी है। तो इंश्योर करें कि आपकी जो पार्टीज़ हैं जिनका आप ऑडिट वगैरह करते हैं या आप उनको प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं, उनको बताइए कि इसको टाइमली फाइल करें। इसके अलावा एमएसएमई एक्ट में भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 22 टू स्पेसिफाई अनपेड अमाउंट विद इंटरेस्ट इन द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो जो आपके एनुअल अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट आप बनाते हैं, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट ड्यू एंड पेबल एक्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। नॉट ओनली फॉर कंपनीज का तो कंपनीज एक्ट में भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट, वहाँ भी अमेंडमेंट आ गया था एज पर एमएसएमई एक्ट। और इवन जो अदर और एसएससीज हैं, फर्म्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप्स हैं, उनमें भी आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नॉट एज पर द एक्ट एप्लीकेबल टू देम बट एज पर द एमएसएमई एक्ट।